स्टूडेंट्स, आज फ्राइडे का क्लास है और न्यू बीकॉम पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे नोट्स, यानी कि हम लोग का चल रहा है ऑडिटिंग का नोट्स। ऑडिटिंग में आज हमारा टॉपिक है डिप्रिसिएशन, यानी ह्रास से यानी कमी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन वर्ड से तो काफ़ी वाकिफ़ है, क्योंकि जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे, फाइनल अकाउंट बनाते थे, तो डिप्रिसिएशन जर्नल में भी मिला था, फाइनल अकाउंट में भी मिला था। यानी कि डिप्रिसिएशन का मतलब ह्रास से या कमी, ये हमेशा अस्थाई संपत्ति पर होता है। डिप्रिसिएशन इज द रेगुलर प्रोसेस ऑफ डिक्रीजमेंट द एसेट्स, यानी कि डिप्रिसिएशन लगातार किसी वस्तु को यूज करने पर उसमें जो भी कमी होता है, उसके मूल्य और गुण में जो भी कमी होती है, उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं, यानी ह्रास से कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि एक मशीन खरीदा गया और मशीन को लगातार फैक्ट्री में चलाया जा रहा है, तो जैसे जैसे मशीन का यूज होता है तो उसमें थोड़ा कमी महसूस होता है, और इसी कमी को कहा जाता है डिप्रिसिएशन। अब है कि डिप्रिसिएशन के मेथड कैसे निकाले जाए, डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाए, अब इसको ध्यान देना है। डिप्रिसिएशन के मेथड बहुत है, लेकिन मैंने वही मेथड बताया है जो अक्सर यूज होते हैं। अस्थाई किस्त पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अक्सर अस्थाई संपत्ति पर लगाया जाता है, जैसे बिल्डिंग पर। जैसे मान लिया जाए कि 1 लाख की बिल्डिंग है, तो 1 लाख का 10% निकालना है, मान लीजिए 5 साल तक। तो 1 लाख का यदि हम 10% निकालें तो प्रत्येक साल अस्थाई रूप से 1 लाख का 10% 10,000 ही आएगा, यानी अस्थाई। कितना भी साल निकालना हो, डिप्रिसिएशन की राशि सदैव एक समान रहेगी। इसको अस्थाई किस्त पद्धति कहते हैं। आगे आपका है वार्षिकी पद्धति, यानी कि इसको कहते हैं एनुअल मेथड। एनुअल मेथड में क्या होता है कि हम लोग मशीन के लिए कुछ पैसे वर्ष के रूप में निकालते हैं, कि अगर मान लिया जाए ये संपत्ति अभी है, तो कुछ सालों के बाद यदि वो नहीं रहे, तो उसके नाम पर जो भी हम पैसे निकालते हैं, एक समान राशि निकालते हैं, वही इसका वार्षिकी पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एन्युटी मेथड। इसके बाद है आपका क्रमागत ह्रास पद्धति, जिसको कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। 11th में ये भी बड़ा ही फेमस था, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या इसको कहते थे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि मशीन या अस्थाई संपत्ति की राशि सदैव कम होते जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए पर डिप्रिसिएशन निकालना है 3 बार, 1 लाख रुपए पर डिप्रिसिएशन निकालना है 3 बार। तो मान लिया जाए कैसे निकालेंगे 3 साल तक। यदि हमने आपसे बोला 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन निकालो 3 साल तक, तो पहला साल में 1 लाख का 10% 10,000। अगली साल अस्थाई संपत्ति का यानी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिर जाएगा, 1 लाख में से 10,000 गया, यानी अब बचा 90,000, और 90,000 का 10% अगला साल निकालेंगे तो 9,000। अगला साल मशीन का वैल्यू और गिर गया, 90,000 में से 9,000 और गिर गया, तो अब बचा 81,000, और 81,000 का 10% 8100। इस तरह से हमने ये देखा डिप्रिसिएशन की राशि एकदम अंतर है। पहला साल का राशि 10,000 आया, उसके बाद इसकी वैल्यू घट के हो गई, उसके बाद इसकी वैल्यू घट के हो गई 9,000, उसके बाद इसका वैल्यू हो गया 8100, यानी कि इसमें रिटेन डाउन वैल्यू है। हर बार डिप्रिसिएशन की राशि कम हो रही है और संपत्ति की राशि भी कम हो रही है। इसके बाद ह्रास कोष पद्धति, जिसको लैंग्वेज में कहा जाता है, इंग्लिश में लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन फंड मेथड। जो पैसा हम घर पे बचा के डिप्रिसिएशन के रूप में रखते हैं,
यदि उसे हम बैंक में रखें तो बैंक हमें उस पर ब्याज देगा, यानी कि इंटरेस्ट देगा। तो जब मशीन डिस्ट्रॉय होगा, खराब होगा, तो उस स्थिति में हमें जमा राशि से अधिक पैसा मिलेगा, जिसको लैंग्वेज में कहते हैं डिप्रिसिएशन फंड मेथड। नेक्स्ट है बीमा पॉलिसी मेथड, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, यह मेथड भी बहुत ही अच्छा है। अगर हम किसी संपत्ति की बीमा कराते हैं, जैसे मान लिया जाए 1 लाख रुपए की मशीन है, उसकी बीमा कराते हैं और हर एक साल 5,000 रुपया उस पर प्रीमियम भरते हैं। यदि हम प्रीमियम भरते हैं, मान लिया जाए कि मैंने 80,000 प्रीमियम भरा और मैच्योर पे 1 लाख मिला, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि बीमा में जब हम पैसे लगाते हैं और अकस्मात हमारी संपत्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो बीमा कंपनी हमें पूरी मैच्योर राशि दे देती है। तो यह भी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि अगर आप किसी वस्तु के डिप्रिसिएशन के भय से बचना चाहते हैं तो वस्तुओं का बीमा करा लें, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल हो, मोटर कार हो, मशीन हो, घर हो, उसकी पॉलिसी करा लेते हैं तो आपका डिप्रिसिएशन किसी और के लिए वो टेंशन बन जाता है। अगली बात आपका है पुनर्मूल्यांकन विधि। कभी कभी ऐसा भी होता है मशीन का मूल्य घटने बढ़ने लगता है, जो मशीन आप पहले खरीदे थे उसका मूल्य घटता बढ़ता है, तो इससे भी डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका रिक्त इकाई पद्धति। पुनर्मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिवैल्यूएशन मेथड। उसके बाद आपका है रिक्त इकाई पद्धति, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिप्लेशन मेथड। ऐसा है कि अगर हम सामान को यूज करेंगे तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खान से आप कोयला टन बाई टन निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे खान से कोयले की राशि कम होती जाएगी। तो इस तरीके से उसमें डिप्लेशन आते जाएगा, कमी आती जाएगी, रिक्त होते जाएगी। इसके बाद आपका आता है किलोमीटर पद्धति। अक्सर ऐसा होता है, ये मोटरसाइकिल में, बाइक में जो किलोमीटर से मापे जाते हैं। अगर मान लिया जाए कोई कहता है कि ये 8,000 किलोमीटर चलेगा, अगर ये वाहन 8,000 किलोमीटर चलेगा, मान लिया जाए कि कोई 4,000 किलोमीटर चला दिया और उसके बाद आपको देता है कि ये मोटरसाइकिल तुम लोगे, तब तो उस पर आधा डिप्रिसिएशन हो गया। 8,000 चलना था, 4,000 चल चुका, इसका मतलब कि उसमें डिप्रिसिएशन अधिक हो गया। इस तरीके से हम समझेंगे कि अब उसमें बहुत कम ही संपत्ति बची हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन होगा ह्रास्य क्या है और इसे निकालने की पद्धतियों को लिखें। राइट द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एंड राइट द चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड, ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन को 350 वर्ड यानी 3.5 पेज में आप लोगों को लिखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।